प्रश्न 1। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चा कौन है? विकल्प ए, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। विकल्प बी, वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। विकल्प सी, वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। विकल्प डी, वह व्यक्ति जो किसी अपराध का दोषी पाया गया है। सही उत्तर है विकल्प बी, वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसने अपराध की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह अधिनियम बच्चों को कानून का उल्लंघन करने और देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में वर्गीकृत करता है और उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर जोर देता है। प्रश्न 2। किशोर न्याय बोर्ड जेजीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, बच्चों को वयस्कों की तरह दंडित करना। विकल्प बी, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। विकल्प सी, बच्चों को जेल में रखना। विकल्प डी, बच्चों के मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय में करना। सही उत्तर है विकल्प बी, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। व्याख्या: किशोर न्याय बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। यह बोर्ड बच्चों को अपराधी के रूप में नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिन्हें सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है ताकि वे समाज में फिर से एकीकृत हो सकें। प्रश्न 3। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए 2000, विकल्प बी 2010, विकल्प सी 2015, विकल्प डी 2020। सही उत्तर है विकल्प सी 2015। व्याख्या: किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसने किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया और बच्चों के प्रति अधिक बाल केंद्रित और पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण लाने का प्रयास किया। प्रश्न 4। किशोर न्याय अधिनियम के तहत गंभीर अपराध के मामले में किशोर न्याय बोर्ड बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन कब कर सकता है? विकल्प ए, यदि बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है। विकल्प बी, यदि बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है। विकल्प सी, यदि बच्चा 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। विकल्प डी, आयु की कोई सीमा नहीं है। सही उत्तर है विकल्प सी, यदि बच्चा 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। व्याख्या: गंभीर अपराध के मामले में यदि बच्चा 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है तो किशोर न्याय बोर्ड उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन कर सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। प्रश्न 5। किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों में कौन शामिल हैं? विकल्प ए, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे। विकल्प बी, वे बच्चे जिनके माता पिता हैं और जो अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। विकल्प सी, वे बच्चे जो बेघर हैं, उपेक्षित हैं, दुर्व्यवहार का शिकार हैं या जिनके माता पिता उन्हें संभालने में असमर्थ हैं। विकल्प डी, वे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी, वे बच्चे जो बेघर हैं, उपेक्षित हैं, दुर्व्यवहार का शिकार हैं या जिनके माता पिता उन्हें संभालने में असमर्थ हैं। इन कैटेगरी में वे बच्चे आते हैं जो विभिन्न कठिन परिस्थितियों में हैं, जैसे कि बेघर होना, माता पिता द्वारा त्याग दिया जाना, दुर्व्यवहार का शिकार होना या ऐसे माता पिता होना जो उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं। प्रश्न 6। किशोर न्याय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? विकल्प ए, अध्यक्ष और 2 सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य हो। विकल्प बी, अध्यक्ष और 4 सदस्य। विकल्प सी, केवल अध्यक्ष। विकल्प डी, अध्यक्ष और 1 सदस्य। सही उत्तर है विकल्प ए, अध्यक्ष और 2 सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य हो।
ये सदस्य बच्चों के मनोविज्ञान और बाल कल्याण में विशेषज्ञता रखते हैं ताकि बोर्ड बच्चों के मामलों पर उचित निर्णय ले सके। प्रश्न 7, किशोर न्याय के अधिनियम के तहत बच्चों के लिए किस प्रकार के आवास गृह स्थापित किए जाते हैं? विकल्प ए केवल जेल, विकल्प बी विशेष गृह, देखरेख गृह, आश्रय गृह और खुले आश्रय, विकल्प सी केवल अनाथालय, विकल्प डी केवल सुधार गृह। सही उत्तर है विकल्प बी विशेष गृह, देखरेख गृह, आश्रय गृह और खुले आश्रय। व्याख्या: अधिनियम के तहत बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के आवास गृह स्थापित किए जाते हैं, जिनमें विशेष गृह यानी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए, देखरेख गृह यानी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, आश्रय गृह और खुले आश्रय सम्मिलित हैं जो एक सुरक्षित और समर्थक वातावरण प्रदान करते हैं। प्रश्न 8, किशोर न्याय के अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन करता है? विकल्प ए किशोर न्याय बोर्ड, विकल्प बी बाल कल्याण समिति, विकल्प सी न्यायालय, विकल्प डी उच्च न्यायालय। सही उत्तर है विकल्प सी न्यायालय। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जाती है। पहले ये मामले पारिवारिक न्यायालयों द्वारा सुने जाते थे, लेकिन नए अधिनियम ने इन मामलों को जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया है ताकि मामलों का निपटारा त्वरित हो सके। प्रश्न 9, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों की सुनवाई करना, विकल्प बी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों और अधिकारों का ध्यान रखना, विकल्प सी बच्चों को गिरफ्तार करना, विकल्प डी बच्चों को दंडित करना। सही उत्तर है विकल्प बी देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों और अधिकारों का ध्यान रखना। व्याख्या: बाल कल्याण समिति देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने, उनकी जरूरतों का आकलन करने और उन्हें उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे बच्चों को एक सुरक्षित और समर्थक वातावरण मिले। प्रश्न 10, किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोरों के लिए अधिकतम सजा क्या है? विकल्प ए मृत्युदंड, विकल्प बी आजीवन कारावास, विकल्प सी 3 साल की अवधि के लिए विशेष गृह में कारावास, विकल्प डी कोई सजा नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी 3 साल की अवधि के लिए विशेष गृह में कारावास। किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए अधिकतम सजा 3 साल की अवधि के लिए विशेष गृह में कारावास है। यह अधिनियम किशोरों को सुधारने और पुनर्भाषित करने पर जोर देता है, न कि उन्हें हष्टपुष्ट दंड देने पर। प्रश्न 11, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए क्या प्रावधान है? विकल्प ए वयस्कों के समान दंड, बी विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई और कठोर दंड का प्रावधान, सी अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं, डी केवल परामर्श और सामुदायिक सेवा। सही उत्तर सी अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। दंड अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करता है और इसमें कारावास के साथ साथ जुर्माना भी शामिल हो सकता है। अधिनियम बच्चों के संरक्षण को प्राथमिकता देता है। प्रश्न 12, किशोर न्याय अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ क्रूरता करता है तो उसके लिए क्या सजा है? विकल्प ए केवल जुर्माना, बी 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, सी 3 साल तक का कारावास और जुर्माना, डी आजीवन कारावास। सही उत्तर सी 3 साल तक का कारावास और जुर्माना। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
ये प्रावधान बच्चों को दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 13। किशोर न्याय अधिनियम के तहत गुमशुदा बच्चों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जानी चाहिए? विकल्प ए केवल उच्च न्यायालय में, बी किसी भी पुलिस स्टेशन में, सी केवल किशोर न्याय बोर्ड में, डी केवल बाल कल्याण समिति में। सही उत्तर बी किसी भी पुलिस स्टेशन में। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम के तहत गुमशुदा बच्चों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। पुलिस को ऐसे मामलों को तुरंत दर्ज करना और बच्चे को ढूंढने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होती है। प्रश्न 14। किशोर न्याय अधिनियम के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले दिशा निर्देश क्या हैं? विकल्प ए केवल माता-पिता की सहमति आवश्यक है, बी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं हैं, सी गोद लेने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है, डी केवल न्यायालय का आदेश पर्याप्त है। सही उत्तर डी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं हैं। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम 2015 गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं प्रदान करता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा इन नियमों को लागू करने और अंतर्देशीय और देश के भीतर गोद लेने की निगरानी के लिए नोडल निकाय हैं। प्रश्न 16। किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को कहाँ रखा जाता है? विकल्प ए वयस्कों के साथ जेल में, बी विशेष गृह में, सी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में, डी घर पर माता-पिता की देखरेख में। सही उत्तर बी विशेष गृह में। व्याख्या: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को वयस्कों से अलग रखा जाता है और उन्हें विशेष गृहों में रखा जाता है। ये गृह बच्चों के पुनर्वास और सुधार के लिए एक सुरक्षित और समर्थक वातावरण प्रदान करते हैं। प्रश्न 17। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है? विकल्प ए केवल प्रधानमंत्री कार्यालय में, बी किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति में, सी केवल सर्वोच्च न्यायालय में, डी केवल पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में। सही उत्तर बी किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति में। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की शिकायत दर्ज करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी या बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी जैसे तंत्र प्रदान करता है। ये निकाय बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न 18। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? विकल्प ए केवल कारावास, बी परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परिवार के साथ पुनर्मिलन के प्रयास, सी बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़ देना, डी केवल जुर्माना लगाना। सही उत्तर बी परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परिवार के साथ पुनर्मिलन के प्रयास। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के पुनर्वास पर जोर देता है। इसके लिए परामर्श, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परिवार के साथ पुनर्मिलन के प्रयास जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं ताकि बच्चों को समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद मिल सके। प्रश्न 19। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर अपराध से संबंधित मामलों में मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में क्या नियम है? विकल्प ए मीडिया बच्चे का नाम और पहचान उजागर कर सकती है, बी मीडिया बच्चे का नाम, पता, फोटो या कोई भी जानकारी जिससे उसकी पहचान हो सके उजागर नहीं कर सकती है, सी मीडिया केवल अदालती कार्रवाई की रिपोर्ट कर सकती है, डी मीडिया को मामले पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं है। सही उत्तर बी। व्याख्या: किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 के अनुसार किशोर अपराध से संबंधित मामलों में मीडिया बच्चे का नाम, पता, स्कूल या कोई भी जानकारी जो उसकी पहचान कर सके उजागर नहीं कर सकती है।
ये प्रावधान बच्चे की गोपनीयता और सामाजिक कलंक से बचाने के लिए है। प्रश्न 20। किशोर न्याय अधिनियम के तहत क्या राज्य सरकारों की कोई विशेष जिम्मेदारी है? विकल्प ए केवल कानून बनाना, बी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और बच्चों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की स्थापना की जिम्मेदारी, सी केंद्र सरकार पर सभी जिम्मेदारी डालना, डी कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है। सही उत्तर बी। व्याख्या। किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करें और बच्चों की केयर, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की स्थापना करें। प्रश्न 21। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए बच्चों को वयस्कों की तरह दंडित करना, बी कानून का उल्लंघन करने वाले और देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत और संशोधित करना, सी बच्चों को जेलों में भेजना, डी बाल विवाह को बढ़ावा देना। सही उत्तर है बी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत और संशोधित करना है जो कानून का उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। यह अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि मानता है। प्रश्न 22। किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? विकल्प है ए केवल संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध, बी हीनियस अपराध, गंभीर अपराध और मामूली अपराध, सी केवल जमानती और गैर जमानती अपराध, डी केवल राज्य और केंद्रीय अपराध। सही उत्तर है डी हीनियस अपराध, गंभीर अपराध और मामूली अपराध। किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराधों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हीनियस अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक कारावास की सजा हो, गंभीर अपराध जिनमें 3 से 7 वर्ष तक कारावास की सजा हो और मामूली अपराध जिनमें 3 वर्ष तक कारावास की सजा हो। प्रश्न 23। किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी एसजेपीयू का क्या कार्य है? विकल्प हैं ए केवल वयस्कों को गिरफ्तार करना, बी बच्चों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों की एक विशेष इकाई, सी यातायात नियमों को लागू करना, डी साइबर अपराधों की जांच करना। सही उत्तर है बी। विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी एसजेपीयू पुलिस अधिकारियों की एक विशेष इकाई है जो बच्चों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इनका कार्य बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 24। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी बच्चे को नशीली दवाओं के सेवन के लिए दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? विकल्प है ए सीधे जेल भेजना, बी पुनर्वास केंद्रों में भेजना और परामर्श देना, सी जुर्माना लगाना, डी छोड़ देना। सही उत्तर है डी। किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को सुधारना है, न कि उन्हें दंडित करना। यदि कोई बच्चा नशीली दवाओं के सेवन का दोषी पाया जाता है तो उसे पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा सकता है और परामर्श दिया जा सकता है ताकि वो इस समस्या से बाहर निकल सके। प्रश्न 25। किशोर न्याय अधिनियम के तहत या किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है? विकल्प है ए नहीं, बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है, बी हाँ सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है, सी हाँ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, डी हाँ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सही उत्तर है बी। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड के किसी भी आदेश से व्यथित व्यक्ति सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील दायर करने की एक विशिष्ट समय सीमा होती है जिसका पालन करना आवश्यक है। प्रश्न 26। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होते हैं? विकल्प हैं ए अध्यक्ष और 2 सदस्य, बी अध्यक्ष और 3 सदस्य, सी अध्यक्ष और 4 सदस्य, डी केवल अध्यक्ष। सही उत्तर है सी अध्यक्ष और 4 सदस्य। बाल कल्याण समिति यानी CWC में एक अध्यक्ष और कम से कम 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। ये सदस्य बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। प्रश्न 27। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोरों के लिए खोले गए ओपन शेल्टर का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए गंभीर अपराध करने वाले किशोरों को रखना, बी उन किशोरों को तात्कालिक आश्रय प्रदान करना जिनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, सी केवल लड़कियों को आश्रय देना, डी केवल अनाथों को आश्रय देना।
सही उत्तर है बी। ओपन शेल्टर उन किशोरों को तात्कालिक आश्रय प्रदान करते हैं जिनके पास कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। ये आश्रय उन्हें सुरक्षित वातावरण, भोजन और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। प्रश्न 28। किशोर न्याय अधिनियम के तहत क्या किसी बच्चे को उसकी पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा सकता है? विकल्प है ए हाँ किसी भी समय, बी हाँ लेकिन केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा, सी हाँ लेकिन केवल किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा और प्रक्रिया का पालन करते हुए, डी नहीं, बच्चे से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ नहीं की जा सकती। सही उत्तर है सी हाँ लेकिन केवल किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा और उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ताकि बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। प्रश्न 29। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? विकल्प हैं ए कोई भी व्यक्ति, बी केवल एक रिटायर्ड जज, सी न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या के न्यायिक मैजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डी कोई भी सरकारी अधिकारी। सही उत्तर है सी न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिनके पास बाल मनोविज्ञान और किशोर न्याय के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और रुचि हो। प्रश्न 30। किशोर न्याय अधिनियम के तहत क्या माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को जानबूझकर परित्याग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? विकल्प हैं ए नहीं, ये माता पिता का अधिकार है, बी हाँ उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है, सी हाँ लेकिन केवल जुर्माना, डी केवल बच्चे को दूसरे परिवार को सौंप दिया जाएगा। सही उत्तर है बी हाँ उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 के अनुसार यदि कोई माता पिता या अभिभावक जानबूझकर अपने बच्चे को परित्याग करते हैं तो उन्हें 3 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ये प्रावधान बच्चों के परित्याग को रोकने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।